नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री वाले पोर्शन में अपन पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत और मेवाड़। देखिए दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ जो है इसका एक वीडियो वो कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है सबसे पहले वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में ये जो नेक्स्ट वीडियो है ये देखिएगा। तो दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ के जो फर्स्ट पार्ट है उस फर्स्ट पार्ट में अपन ने राणा हमीर तक का पार्ट पढ़ लिया है। तो अब तक अपन ने क्या पढ़ा है दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ में, इस पर अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उसके बाद में आज के इस वीडियो की अपन शुरुआत करेंगे। तो देखिए दिल्ली सल्तनत है, तो दिल्ली सल्तनत का मतलब क्या है सबसे पहले इसको अपन ने समझा है। तो दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत का मतलब है कि 1206 से लेकर के और 1526 ईस्वी तक विभिन्न वंश के वंशजों ने, विभिन्न वंश के शासकों ने इस दिल्ली में शासन किया है और इसी को अपन बोलते हैं दिल्ली सल्तनत काल। ये वंशज कौन कौन से हैं इसको अपन ने एक ट्रिक से याद किया था कि गुल खिलातूं सैयद लोमू, ये ट्रिक भी अपन ने पढ़ी है। उसके बाद में इस दिल्ली सल्तनत का इस मेवाड़ के साथ में क्या संबंध रहा है, और मेवाड़ में भी ये 1206 से लेकर के और 1526 ईस्वी तक सिर्फ और सिर्फ इतना ही अपन को पढ़ना है कि इस समय मेवाड़ में कौन शासक था और उस शासक का इस दिल्ली के साथ में क्या संबंध रहा है। तो देखिए मेवाड़ को अपन ने बिल्कुल बेसिक से समझा है, बेसिक से जाना है कि मेवाड़ जो राजवंश है इसमें प्रमुख वंश है जिसका नाम है गुहिल राजवंश, और इस गुहिल राजवंश की स्थापना खुद गुहिल के द्वारा की जाती है 566 ईस्वी में। ये अपन ने पढ़ा है, यानी कि गुहिल राजवंश का जो संस्थापक है वो है गुहिल, इसको गुहादित्य भी बोलते हैं। इसके बाद में अपन ने गुहिल के बाद में पढ़ा है बप्पा रावल को। बप्पा रावल को क्यों पढ़ा है, क्योंकि वास्तविक जो संस्थापक है इस गुहिल राजवंश का वो कौन है, बप्पा रावल है। 734 ईस्वी में राजा मान मौर्य को हरा करके ये वापस जो है गुहिल राजवंश की स्थापना करते हैं, इसलिए जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है, आपके बप्पा रावल है। इसके बाद में अपन ने अल्लट को पढ़ा है। अल्लट को इसलिए पढ़ा है क्योंकि सबसे पहले नौकरशाही की जो स्थापना है वो अल्लट के द्वारा की जाती है। उसके बाद में अपन ने देखा है कि बहुत सारे शासक होते हैं इस गुहिल राजवंश में। तो सबसे प्रमुख बाद में आता है आपके रण सिंह या फिर करण सिंह, एक ही है, नाम अलग अलग है। रण सिंह बोल देते हैं, कई कई जगह इनको बोलते हैं करण सिंह। ये प्रमुख क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इनके समय में जो गुहिल वंश था वो दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। इनके दो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था छेम सिंह और दूसरे जो पुत्र थे इनका नाम था आपका राहप। तो छेम सिंह और राहप ये इनके दो पुत्र हैं, किसके, रण सिंह या फिर करण सिंह के। ये जो छेम सिंह है ये छेम सिंह मेवाड़ में ही रहता है, मेवाड़ का शासन संभालता है, और ये जो राहप है ये सिसोदा चला जाता है, वहाँ की जागीरदारी करता है। अब ये जो छेम सिंह है इसकी जो शाखा है, इसके जो वंशज है वो अपने नाम के आगे लगाते हैं रावल, तो ये रावल शाखा यहाँ से प्रारंभ होती है। और राहब जो है ये जब सिसोदा चला जाता है, सिसोदा जागीरदार संभालता है, तो इसके जो वंशज हैं वो आगे लगाएंगे राणा, ये सिसोदिया होते हैं और ये राणा लगाते हैं। अब जो छेम सिंह जो मेवाड़ में रहा है इसी का पुत्र था सामंत सिंह और कुमार सिंह। उसके बाद में आपके आते हैं जेत्र सिंह। तो जेत्र सिंह को अपने डिटेल से पढ़ा है। जेत्र सिंह को डिटेल से क्यों पढ़ा है, क्योंकि जेत्र सिंह का जो टाइम है वो प्रारंभ होता है 1213 से लेकर के और 1253 तक का। इसको अपन ने याद कैसे किया, तो जेत्र, त्रय से 13 और 13 से 53। जेत्र सिंह के बाद में इसका जो बेटा है उसका नाम है तेज सिंह। इस तेज सिंह को अपन ने डिटेल से पढ़ा है। तेज सिंह का जो टाइम है वो प्रारंभ होता है 1253 से और 73 तक का। तो तेज सिंह, जेत्र सिंह के बाद में तेज सिंह, तेज सिंह के बाद में जो आता है वो आता है आपके समर सिंह, और समर सिंह के बाद में आता है आपके रतन सिंह। ये जो रतन सिंह है ये इस रावल शाखा के अंतिम शासक है, अंतिम राजा है रतन सिंह, क्योंकि रतन सिंह के समय ही 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली का सुल्तान है वो आक्रमण करता है मेवाड़ पे, चित्तौड़ पे। उसके बाद में रतन सिंह जो है वो मारे जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो रावल शाखा है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में ये जो राहप गया था यहाँ से मेवाड़ से, तो इन्हीं के वंशज है फिर राणा हमीर। वो राणा हमीर वापस आते हैं जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में
राणा हमीर आते हैं और मेवाड़ की राजगद्दी को संभालते हैं। अब अपन को पढ़ना है राणा हमीर को। तो आज का वीडियो जो है वो अपन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से इसको समझिएगा और देखिएगा। देखिए राणा हमीर जो है 1326 ईस्वी से और 1364 ईस्वी तक शासन संभालते हैं, महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। तो राणा हमीर के जो दादा हैं लक्ष्मण सिंह सिसोदा के जागीरदार थे और इनके पिताजी का नाम है हरि सिंह। ये लक्ष्मण सिंह अपने समस्त पुत्रों के साथ अलाउद्दीन के विरुद्ध 1303 ईस्वी में जब अलाउद्दीन आक्रमण करता है तो उसी समय ये लक्ष्मण सिंह अपने जितने भी पुत्र थे उन सभी पुत्रों के साथ में और इस अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अब इस हरि सिंह के जो पुत्र हैं राणा हमीर, ये मेवाड़ की राजगद्दी संभालते हैं 1326 ईस्वी में। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में 1326 ईस्वी में राणा हमीर मेवाड़ का शासक बनता है और सिसोदिया साम्राज्य की स्थापना करता है। देखिए सिसोदिया साम्राज्य, इसकी स्थापना कौन करता है? राणा हमीर करता है। और सिसोदिया शाखा, उसकी स्थापना कौन करता है? उसकी स्थापना राहब करता है। ये कन्फ्यूजन वाला है क्वेश्चन, आपको ध्यान में रखना है। कल भी मैंने बताया था और आज वापस बताया है। तो अब ये जो राणा हमीर है, राणा हमीर फिर और क्या क्या करता है? तो देखिए राणा हमीर के उपनाम आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो है आपके विषम घाटी पंचानन, कृति स्तंभ जो प्रशस्ति है उस प्रस्तुति में इसका नाम विषम घाटी पंचानन कहा गया है। इसको वीर राजा रसिक प्रिया में कुंभा के द्वारा इसको वीर राजा कहा गया है। एक है मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक ही है क्योंकि रावल रतन सिंह जब मर जाते हैं 1303 ईस्वी में, उसके बाद में मेवाड़ में गुहिल वंश जो है एक तरीके से खत्म हो जाता है। तो ये जो गुहिल वंश की ही एक शाखा जो निकली हुई थी बाहर, इसी शाखा के राणा हमीर वापस आते हैं मेवाड़ में और मेवाड़ की राजगद्दी को संभालते हैं, यानी कि मेवाड़ के ये उद्धारक हैं। प्रबल हिंदू राजा कर्नल जेम्स टोड ने इनको कहा है। अब ये जो राणा हमीर है, इस राणा हमीर का दिल्ली सल्तनत के साथ क्या संबंध रहा है? तो इसने 1336 ईस्वी में एक युद्ध किया था जिस युद्ध का नाम है सिंगोली का युद्ध। राणा हमीर और दिल्ली का सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों के मध्य ये युद्ध होता है बांसवाड़ा में 1336 ईस्वी में। देखिए 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। 1326 ईस्वी में ये जो राणा हमीर है मेवाड़ की राजगद्दी संभालते हैं। 1336 में सिंगोली का युद्ध होता है, तो ये आपको ध्यान में रह जाएगा। 1316, 1326 और 1336। 1336 ईस्वी में सिंगोली का युद्ध होता है राणा हमीर और दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य। राणा हमीर ने केलवाड़ा को केंद्र बनाया। इस युद्ध में देखिए विजय कौन होते हैं? राणा हमीर विजय होते हैं। राणा हमीर ने अन्नपूर्णा माता, जिसको अपन बोलते हैं बिरबड़ी माता, इसके मंदिर का निर्माण भी करवाया। तो ये है आपके राणा हमीर। राणा हमीर के उपनाम ध्यान में रखने हैं और राणा हमीर का एक प्रसिद्ध युद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है, 1336 ईस्वी का सिंगोली का युद्ध। यानी कि राणा हमीर मेवाड़ आया, आते ही सिंगों की मारी। किसके मारी? मोहम्मद बिन तुगलक के मारी 1336 ईस्वी में। राणा हमीर मेवाड़ आया, आते ही क्या मारी? सिंगों की मारी। तो सिंगोली का युद्ध है 1336 ईस्वी। अब हमीर के बाद में अपन बढ़ते हैं आगे। तो देखिए राणा हमीर के बाद में इनके जो पुत्र है राणा खेता, वो होते हैं जिनका नाम है क्षेत्र सिंह। 1364 से 1382 ईस्वी तक ये शासन संभालते हैं। उसके बाद में राणा लाखा, जिसको अपन बोलते हैं लक्ष्य सिंह, 1382 से लेकर के 1421 तक। राणा लाखा के दो पुत्र थे, एक का नाम था चूड़ा और एक का नाम था मोकल। चूड़ा बड़ा था और मोकल जो है इस राणा लाखा की जो दूसरी पत्नी है हंसाबाई, उससे पैदा हुआ था राणा मोकल। तो राणा मोकल राजा बनता है 1421 से 1433 ईस्वी तक। फिर राणा मोकल की हत्या कर दी जाती है। तो राणा मोकल के जो बेटे हैं राणा कुंभा, ये शासन संभालते हैं 1433 से 1468। राणा कुंभा के दो बेटे थे, एक का नाम है राणा उदा और एक का नाम है राणा रायमल। राणा उदा, इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, इसलिए इसको बोलते हैं मेवाड़ का पितृहंता। उसके बाद में राणा रायमल जो है ये शासन संभालते हैं। राणा रायमल के 3 पुत्र थे, एक तो था आपके पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको उड़वा पृथ्वी भी बोलते हैं। इस पृथ्वीराज सिसोदिया की जो हत्या है इसके ही बहनोई जगमाल ने कर दी थी। राणा रायमल का दूसरा पुत्र था जयमल,
ये जयमल जो है सोलंकियों से युद्ध करते हुए मारा गया था। और राणा रायमल का जो तीसरा बेटा है जिसका नाम है राणा सांगा, जिसको अपन बोलते हैं संग्राम सिंह, ये शरण में चला जाता है राठौड़ बिद्दा के, और इसको शरण दी जाती है करमचंद पंवार के द्वारा। अब ये शरण में क्यों जाता है? क्योंकि जब ये तीनों छोटे छोटे थे, पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और राणा सांगा, तब एक गुरु ने इनकी भविष्यवाणी की थी कि ये जो राणा सांगा है, ये राणा सांगा आने वाले समय में महान प्रतापी राजा बनेगा। ये छोटा था, तो ये जो बड़े भाई थे ये बोले कि राजा का जो बड़ा बेटा होता है वो राजा बनता है, तो फिर ये राजा क्यों बनेगा? तो सांगा ने कटाक्ष मतलब व्यंग्य किया कि जिसमें राजा बनने के गुण होते हैं वही राजा बनता है, और प्रतापी जो होता है वही राजा बनता है। जब ये बात इनके भाइयों ने सुनी तो ये भाई जो है इसके ऊपर टूट पड़े, इसको मारने लगे, और तो कहते हैं कि पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस राणा सांगा की एक आंख फोड़ दी थी। तो तभी से ये बचपन से ये काना था राणा सांगा, एक आंख नहीं थी इसकी, लेकिन फिर भी ये भविष्यवाणी एकदम सही होती है। ये आगे एक बहुत ही बड़ा प्रतापी शासक बनता है, राजा बनता है। तो राणा सांगा को अब अपन पढ़ेंगे। राणा सांगा या फिर है संग्राम सिंह 1509 से 1528 ईस्वी। देखिए इनके पिताजी का नाम है रायमल, इनकी माताजी का नाम है रतन कुंवर। देखिए सांगा जो है महत्वपूर्ण शासक है। ये जो अगला टॉपिक आपके दे रखा है राजस्थान और मुगल, उसमें भी राणा सांगा दे रखा है, तो राणा सांगा को अपन यहीं पे पढ़ लेते हैं, उसमें अपन को नहीं पढ़ना होगा, तो मैं यहीं पे आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। नेक्स्ट जो है राणा सांगा को नहीं पढ़ाया जाएगा। तो राणा सांगा, इनके पिताजी का नाम रायमल, इनकी माताजी का नाम रतन कुंवर, इनके दादाजी का नाम क्या था? राणा कुंभा। राणा कुंभा के ये पोते थे। राणा कुंभा के दो बेटे थे, एक का नाम था उदा और एक का नाम क्या था? रायमल था। और रायमल के ये बेटे हैं, रायमल के बेटे हैं कौन? राणा सांगा। तो राणा सांगा के दादाजी का नाम क्या था? राणा कुंभा था। ये जो राणा सांगा है इसके उपनाम है, महत्वपूर्ण है। एक तो इनको बोलते हैं हिंदूपत, एक इनको बोलते हैं सैनिकों का भगनावेश। ये किसने कहा है? टोडने का है। राणा सांगा के युद्ध महत्वपूर्ण है, ये युद्ध ही आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला युद्ध अपन पढ़ते हैं खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में, और कोटा में ये युद्ध लड़ा गया था। किसके मध्य? राणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य। देखिए अब जो है लोदी वंश यहाँ पे आ रहा है, और ये जो दिल्ली सल्तनत के जो वंशज हैं ये अपन ने पढ़े थे। कैसे पढ़े थे? कि गुल खिला तो गुल से आप क्या आता है कि गुलाम वंश। सबसे पहले कौन सा वंश आता है? गुलाम वंश। फिर आता है आपके खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह वो आते हैं। और फिर आते हैं आपके तुगलक। तो गुल खिला तू, कौन खिला? सैयद लोमू, तो सैयद वंश आता है। उसके बाद में लो से आपके ध्यान में रखना है लोदी वंश आता है। तो ये जो लोदी वंश है ये है इब्राहिम लोदी। और लोदी के बाद में क्या आएगा? आपके मुगल वंश आ जाएगा। तो मुगल वंश में सबसे पहले कौन आएगा? बाबर आएगा। ये अपन बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो लोदी वंश है ये है, तो दिल्ली के सुल्तान है इब्राहिम लोदी, और इधर है अपने मेवाड़ में राणा सांगा। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है 1517 ईस्वी में। इस युद्ध का नाम है खातौली का युद्ध। ये कोटा में होता है, और इस युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ और एक पैर कट जाता है। ये युद्ध को जीत जाते हैं, फिर भी इनका जो एक हाथ है और एक पैर जो है वो कट जाता है। एक आंख इनके पहले से ही नहीं थी, बचपन से ही नहीं थी, और एक हाथ भी इनके कट गया और एक पैर भी इनके कट गया खातौली के युद्ध में। नेक्स्ट जो युद्ध है वो है आपका बाड़ी का युद्ध 1518 ईस्वी में धौलपुर में। किनके मध्य? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। इस युद्ध का जो नेतृत्व है इब्राहिम लोदी की तरफ से किया था मियाँ माखन और मियाँ हुसैन फार्मूली के द्वारा। और वापस इस युद्ध में भी अपने जो राणा सांगा है वो जीत जाते हैं, विजित हो जाते हैं, और इब्राहिम लोदी जो है वो हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। तो 1517 खातौली का युद्ध, 1518 बाड़ी का युद्ध, फिर 1519 ईस्वी, यानी कि हर साल जो है युद्ध हो रहे हैं। 1519 ईस्वी गागरोन का युद्ध झालावाड़ में। किनके मध्य? राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय हैं, ये मालवा के हैं, ये इनके मध्य होते हैं। और इस युद्ध में भी राणा सांगा जीत जाते हैं, विजित हो जाते हैं, और महमूद खिलजी हार जाते हैं। तो 1517 खातौली का युद्ध, राणा सांगा जीतते हैं। 1518
बाड़ी का युद्ध राणा सांगा जीतते हैं। 1519 गागरोन का युद्ध राणा सांगा ही जीतते हैं। अब आता है 1520 में ईडर का युद्ध, ये भी राणा सांगा और मुजफ्फर शाह द्वितीय के मध्य होता है। इस युद्ध में भी राणा सांगा जीत जाते हैं, मुजफ्फर शाह द्वितीय जो है हार जाते हैं। फिर ये जो है आपका लोधी वंश, ये यहाँ तक कंप्लीट होता है। उसके बाद में जो बाबर है वो आता है अपने भारत में। तो बाबर के साथ एक आया था मोहम्मद शरीफ। इसका एक कोटेशन है वो ध्यान में रखना है कि मंगल का तारा पश्चिम में है। ये किसके लिए कहा गया है? ये राणा सांगा के लिए कहा गया है। और किसने कहा है? मोहम्मद शरीफ ने कहा है। अब बाबर आता है अपने भारत में और बाबर के साथ में युद्ध होता है इस राणा सांगा का। तो पांचवा जो युद्ध है वो होता है बयाना का युद्ध। 16 फरवरी 1527, ये डेट महत्वपूर्ण है। भरतपुर में, बयाना कहाँ है? भरतपुर में। इस भरतपुर में युद्ध होता है 16 फरवरी 1527। किनके मध्य? राणा सांगा और बाबर के मध्य। और इस युद्ध में भी राणा सांगा जीत जाते हैं और बाबर हार जाता है। बाबर हारने के बाद में 1 महीने तक यही सोचता है कि कैसे भी करके राणा सांगा को हराना है। साम दाम दंड भेद, किसी भी नीति से अपन को सांगा को हराना ही पड़ेगा, तब ही हिंदुस्तान में और मेवाड़ में आराम से शासन किया जा सकेगा, ये बाबर सोचता है। तो ये 1 महीने तैयारी करता है। और उसके बाद में 17 मार्च 1527 ईस्वी खानवा का युद्ध होता है। ये एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण युद्ध होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। रूपवास तहसील भरतपुर में किनके मध्य? राणा सांगा के और बाबर के मध्य होता है। और इस युद्ध में बाबर जीत जाता है और राणा सांगा पराजित नहीं होता है। राणा सांगा कभी भी पराजित नहीं होता है। राणा सांगा इस युद्ध में घायल हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा कि पराजित। बाकी सभी युद्धों में मैंने लिखा है कि पराजित, जबकि इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में, राणा सांगा पराजित नहीं होता है, ये घायल हो जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। देखिए 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध, 17 मार्च और 1527, 16 और 17 फरवरी और मार्च 27 का 27 ही है, ये खानवा का युद्ध होता है। राणा सांगा के घायल होने पर छत्र धारण किया था। देखिए पहले ये होता था कि जब राजा घायल हो जाता था तो उस राजा के घायल होने की या उसके मृत्यु होने की जो सूचना है उनके सैनिकों तक ना पहुंचे, सैनिक जो है आपके डिप्रेशन में ना आए, डीमोटिवेट ना हो, इसके लिए किसी एक विश्वासी व्यक्ति के द्वारा उस राजा का जो मुकुट है वो धारण किया जाता था। उसी को बोलते हैं अपन छत्र धारण करना। जब राणा सांगा घायल हो गया था तो उसका छत्र धारण किया था झाला अज्जा ने, और झाला अज्जा बाद में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो खानवा का युद्ध है महत्वपूर्ण युद्ध है। अब इस युद्ध में जब राणा सांगा लड़ते हैं तो लड़ने से पहले वो अपनी तैयारी करते हैं। और तैयारी क्या करते हैं? खानवा युद्ध से पहले सांगा ने पाती परवन प्रथा का प्रयोग किया था। अब पाती परवन प्रथा क्या है? तो पत्र लिख करके और सहायता मांगना, इसको अपन बोलते हैं पाती परवन प्रथा। ये किन किन को लिखा गया था और कौन कौन जो है सहायता के लिए आया था इस खानवा के युद्ध में? तो आमेर के राजा हैं पृथ्वीराज कछवा, इनको लिख करके, पत्र लिख करके सहायता मांगी गई थी राणा सांगा के द्वारा। तो ये आए थे राणा सांगा की मदद करने के लिए। कौन? पृथ्वीराज कछवा आमेर से। अजमेर से आए हैं करमचंद पंवार, वागड़ के हैं उदय सिंह, सिरोही के हैं अखिराज दुद्दा, और मारवाड़ के हैं कुंवर मालदेव, बीकानेर के कुंवर कल्याणमल, और चंदेरी के हैं मेदिनी राय, ये सबसे आगे आगे थे। जगनेर या भरतपुर के हैं अशोक परमार, मेड़ता के हैं वीरम देव, और ईडर के हैं राजा भारमल, बूंदी के हैं नारायण दास हाड़ा, और देवलिया प्रतापगढ़ के हैं रावत बाग सिंह। ये जो शासक थे, इन राजाओं ने महाराणा सांगा का यानी कि संग्राम सिंह का साथ दिया था इस युद्ध में। 1527 में जब ये युद्ध लड़ा गया था, खानवा का युद्ध, इस युद्ध में इन सभी शासकों ने राणा सांगा का साथ दिया था। उसके बावजूद भी राणा सांगा जो है हार जाते हैं। अब हारने के क्या क्या कारण थे वो भी अपन पढ़ेंगे। देखिए एक मुस्लिम सेनापति था जिसका नाम था हसन खां मेवाती, महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। ये राणा सांगा की तरफ था, हसन खां मेवाती। घायल सांगा का इलाज, जब सांगा है घायल हो जाते हैं तो उनका इलाज किया जाता है बसवा, जो कि दौसा जिले में है। सांगा को जहर दे दिया गया था। देखिए जब सांगा युद्ध में घायल हो जाते हैं और घायल होने के बाद में
उनको बसवा दौसा में ले जाया जाता है। फिर उनको जब होश आता है तो वो पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ और युद्ध का क्या परिणाम हुआ। तो उनको बताया जाता है कि युद्ध जो है बाबर जीत गया है, अपन हार गए हैं। तो सांगा बोला कि मैं हार नहीं सकता, मुझे वापस युद्ध भूमि में जाना है और मुझे युद्ध लड़ना है, बाबर को यहाँ से भगाना है। देखिए ऐसे जो है मेवाड़ के राजा रहे हैं, वंशज रहे हैं। बहुत ही ये गौरवशाली बातें हैं। तो सांगा को फिर जहर दे दिया गया था इनके ही लोगों के द्वारा। कहाँ पे? इरिच में। फिर सांगा की मृत्यु हो जाती है। सांगा को पता नहीं चलता कि उनको जहर दिया गया है। सांगा के जो लोग हैं वो सांगा को बोलते हैं कि आप थोड़ा सा खाना खाइए और खाना खाने के बाद में अपन वापस युद्ध भूमि में चलेंगे और युद्ध करेंगे। सांगा जब खाना खाता है तो उस खाने में उनके ही लोगों के द्वारा जहर मिला दिया जाता है। जिसके बाद में सांगा जब युद्ध भूमि में जाता है, उस समय जब वह कालपी में पहुंचता है, थोड़ी सी आगे है, इरिच के आगे कालपी एक स्थान है, वहां पर जब पहुंचता है तब वहां पे सांगा की मृत्यु हो जाती है 30 जनवरी 1528। तो जनवरी 1528 ये आपको ध्यान में रखना है। इस डेट को सांगा की मृत्यु हो जाती है, वीरगति वो प्राप्त हो जाते हैं। सांगा की जो छतरी है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, 8 खंभों की, और इस छतरी का जो निर्माण है वह अशोक परमार ने करवाया है। बाबर की विजय के कारण है। तो बाबर की विजय के कारण क्या क्या है? तो एक था बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया था अपने युद्ध में। इसके महत्वपूर्ण 2 तोपची थे जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली। ये इसके तोपची थे। तो तोप खाने का प्रयोग किया गया है इस युद्ध में, जिस वजह से बाबर जो है जीतता है। और भी कई कारण हैं बाबर के जीतने के, वो सभी कारण अपन पढ़ते हैं। देखिए एक कारण है तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग। अब ये तुलुगमा युद्ध पद्धति क्या है? आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी, बाहुबली मूवी। तो उस बाहुबली मूवी में, बाहुबली जो मूवी है उसमें जब युद्ध लड़ा जाता है तो युद्ध में अपन को दिखाया जाता है ना कि एक तरफ से इधर से सेना आती है और एक तरफ से इधर से भी सेना आती है और सामने से भी सेना आती है। तो ये जो युद्ध पद्धति है, यानी कि सीधे सामने ही ना लड़ करके और दोनों ओर से भी शत्रु सेना को हराना, शत्रु सेना को पराजित करना, ये जो पद्धति है, यानी कि दोनों तरफ से सेना आएगी, इधर से भी और इधर से भी सेना आएगी, और फिर जो जो बीच में सेना है इस सेना को हरा दिया जाएगा। इसको बोलते हैं तुलुगमा पद्धति। तो बाबर ने इस पद्धति का प्रयोग किया था। और अपने जो मेवाड़ के जो लोग थे, अपने जो राजस्थान के जो लोग थे, वो आमने सामने लड़ना जानते थे कि हाथी वाला हाथी से लड़ेगा, घोड़े वाला घोड़े से लड़ेगा, तलवार वाला तलवार से लड़ेगा, जो पैदल सिपाही है वो पैदल सिपाही से लड़ेगा। लेकिन बाबर ने अपना दिमाग लगाया कि सीधे सीधे जो टक्कर लेंगे तो इन मेवाड़ों से अपन नहीं जीत सकते, राणा सांगा से अपन नहीं जीत सकते। तो इसने तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया, तोप खाने का प्रयोग किया, तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। एक बाबर ने मुगल व्यापारियों से तमगा जो कर था वो हटा दिया। तमगा कर क्या था? जो व्यापारी थे, मुस्लिम जो व्यापारी थे, उन व्यापारियों से तमगा कर लिया जाता था, जो भी व्यापार करते थे उस पे। तो ये टैक्स भी हटा दिया था। जिहाद का युद्ध घोषित करना बाबर के विजय होने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि इसने अपने युद्ध को जिहाद का नाम दिया था। जिहाद का मतलब होता है धर्म का युद्ध, यानी कि इसने अपने युद्ध को धर्म का युद्ध घोषित कर दिया था। क्यों घोषित किया था? कि जब बाबर और महाराणा सांगा का प्रथम युद्ध होता है, जिसको अपन बोलते हैं बयाना का युद्ध, उस युद्ध में राणा सांगा जो है बुरी तरीके से मारता है इनको, मुगलों को। तो इनके सारे के सारे जो सैनिक थे वो डरे हुए थे। और बाबर 1 महीने बाद में वापस बोलता है कि अपन को वापस लड़ना है महाराणा सांगा से। तो जो बाबर के जो सैनिक थे वो मना कर देते हैं कि हम तो नहीं लड़ेंगे, वो राणा सांगा खतरनाक तरीके से मारता है। तो फिर बाबर बोलता है कि मैं जो युद्ध है इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ कि मुझे हिंदू राज चाहिए, मुझे जो है हिंदुस्तान चाहिए। मैं युद्ध इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पूर्वजों ने एक सपना लिया था कि पूरा का पूरा जो इस्लाम है, मुस्लिम जो है, उसका राज होगा। तो मैं अपने धर्म के लिए लड़ रहा हूँ, तो जिहाद के लिए लड़ रहा हूँ। ये बोल करके उसने वापस सैनिकों को तैयार किया था। तो इसलिए इसने जिहाद का युद्ध घोषित कर दिया था। सांगा के अपनों ने ही विश्वासघात किया था। सलहदी तंवर व खानजादा, ये जो लोग थे, इन्होंने इनको जहर दे दिया था। तो ये भी प्रमुख कारण रहा है राणा सांगा के हारने का और बाबर के जीतने का। देखिए बाबर ने युद्ध के बाद में गाजी की उपाधि धारण की थी। खुश हो गया था बाबर, गाजी की उपाधि धारण की थी। अब यहाँ पे अब जो राणा सांगा है, तो राणा सांगा के फिर 4 पुत्र थे। एक था रतन सिंह द्वितीय,
फिर है आपका विक्रमादित्य, एक है उदय सिंह और एक है भोजराज। तो ये भोजराज जो है ये कभी भी राजा नहीं बनता है। तो राणा सांगा के बाद में जो राजा बनते हैं वो बनते हैं रतन सिंह, फिर बनते हैं विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के बाद में 1-2 साल के लिए जो है राजा वो बनवीर बनता है। उसके बाद में उदय सिंह वापस से राजा बनता है, और उदय सिंह के पुत्र जो थे महाराणा प्रताप, वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रतापी शासक रहे हैं। तो ये जो राणा सांगा है ये अपन ने यहाँ पर कंप्लीट किया है। राणा सांगा अमर थे, अमर हैं और अमर रहेंगे। वो एक कविता है राणा सांगा की, कौन सी, कि सांगा अमर रहेगा, रण बांका अमर रहेगा, दिल्ली जिसके चरण चूमती, हिंद की माटी जिस पर इठलाती, बप्पा की वो शान था, कुंभा का वो मान था, 100 युद्धों का वो विजेता, एक में हारा फिर भी न माना, मेवाड़ धरा का राज दुलारा, हिंद लोग को याद रहेगा, राणा सांगा अमर रहेगा। तो राणा सांगा तक का अपन ने कंप्लीट कर लिया है। राणा सांगा को अब अपन आगे नहीं पढ़ेंगे। यही जो फैक्ट हैं आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप इनको बार बार रिवाइज कीजिए, अच्छे से आप नोट्स बनाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी आपके मन में डाउट्स होते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।